जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आ जाएं जल्दी से। जी जनाब, हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल फिजिक्स में गैस लॉज, है ना। गैस लॉज पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन गैसेस में हम गैस लॉज पढ़ रहे हैं। आइडियल गैस की बात की। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो होती है जो इमेजिनरी होती है, जो तमाम गैस लॉज को ओबे करती है एट ऑल द टेम्परेचर्स। हमने बात की आइडियल गैस की। फिर उन्हें पढ़ा आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी कि आइडियल गैस क्या होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दे बिहेव लाइक रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर इलास्टिकली, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी टक्कर मारने से पहले थी ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी, उतनी टक्कर मारने के बाद है। ये इलास्टिक कोलिजन होते हैं। अच्छा, देन वी डिस्कस्ड कि ये जो कोलिजन होते हैं ना, इसकी वजह से आइडियल गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा दें और फोर्स ऑफ कोलिजन बढ़ा दें। नंबर ऑफ कोलिजन कैसे बढ़ सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा कर दें। नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे हो सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा कर दें, और वॉल्यूम कम कर दें तो भी कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। और क्या करें तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे? टेम्परेचर बढ़ा दें, मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी तो कोलिजन बढ़ जाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाने से एक और भी होगा, फोर्स ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी। हमने बात की चार्ल्स लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है अगर मास कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग ज्यादा है ना, तो मॉलिक्यूल्स करीब 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 हो जाएंगे। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स विल बिकम क्लोजर 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 हो जाएंगे। या जब वॉल्यूम कम होगा तो इंटरनल प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा? जब वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन बढ़ जाएंगे। हमने ये बात की। आगे कुछ? अच्छा, अभी मेरे साथ क्लास चल रही है इनकी। ओके, तो बेटा ये बॉयल्स लॉ पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोनों लॉस जल्दी खत्म हो जाएं। कल की टाइमिंग आपको पता चल गई है ना, क्लास टाइमिंग। और मेरे ख्याल से आपकी आखिरी क्लास हमारे साथ फिजिक्स की है, और उसके बाद सर तौसीफ भी लंबी फिर क्लास ले सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो करने के लिए। सोच रहा हूँ कुछ लेक्चर भी अपलोड कर दूँ जो टॉपिक आपने नहीं किए हुए ना, जैसे प्रेशर हो गया या वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, उसके कुछ लेक्चर्स को मैंने कंप्रेस करके इसको भी अपने ग्रुप में अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को आप जल्दी से देख लें, रिवाइज हो जाए सारा। हाँ जी, सो जी बेटा, हम लोग गैसेस थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और यू नो थर्मल फिजिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल फिजिक्स के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई बॉयल्स लॉ पर पढ़ा था, आपको याद है? अच्छा बेटा, शुरू करते हैं। हेडिंग लिखिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ पता क्या है? चार्ल्स लॉ है V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चार्ल्स लॉ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में होता है। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर में होता है। क्या कहते हैं चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड mass of the gas is directly proportional वॉल्यूम ऑफ द फिक्स, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ द फिक्स mass of the gas is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature provided pressure
stays constant, provided pressure stays constant. हम पढ़े चॉल्स लॉ. चॉल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम और टेम्परेचर में है. क्या रिलेशन है? वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर दो चीजें कांस्टेंट है. कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है बेटा? एक तो मास कांस्टेंट है, ये देखो फिक्स मास. कौन सा कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन्स. इसका मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन. अगर टेम्परेचर केल्विन्स में लेंगे तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स. प्लीज जल्दी से कॉपी करें, टाइम पे आया करो. हरी अप प्लीज, हरी अप. Volume of the fixed mass of the gas is directly proportional to absolute temperature provided pressure stays constant. अगर pressure constant है तो volume और temperature में direct proportion है. तो mathematically कैसे लिखेंगे इसको? Mathematically volume is directly proportional to temperature. Equation बनानी है. Volume is equal to some constant into temperature. और आपको पता है T को उधर ले आए, V over T is equal to constant. मतलब V1 over T1 भी किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है. V1 T1 भी किसके इक्वल है? ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट के इक्वल होगी. और V2 over T2 भी किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है. तो हम कह सकते हैं V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2. बेटा जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनकी रेशियो कांस्टेंट होती है. अभी समझाता हूं, प्लीज कॉपी करें. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ेगा? बात करते हैं. प्लीज हरी अप. कॉपी कर लें तो बताएं. कॉपीड. चॉल्स लॉ अभी स्टार्ट किया बेटा, पहले रिवाइज किया था, जल्दी से स्टार्ट किया. नजर आ रहा है पूरा चॉल्स लॉ लिखा हुआ? नीचे क्या हुआ था? जी बेटा वेट कर रहा हूं मैं आपका. चॉल्स लॉ. गुड ईमान, शाबाश बेटी, गुड खिजर, copied, shabash. Volume of the fixed mass of the gas is directly proportional to absolute temperature provided pressure stays constant. बिल्कुल सही है. हाँ जी, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. देखो मेरी बात सुनो, यहीं पे कर देते हैं. सपोज कर लें कि V1 की वैल्यू है X और T1 की वैल्यू है Y. तो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? यू नो V1 ओवर T1 किसके इक्वल हो जाएगा? X ओवर Y. और ये टर्म क्या होगी? ये टर्म क्या होगी? ये टर्म कांस्टेंट होगी ना. देखो ना, सपोज V1 X के इक्वल है तो T1 Y के इक्वल है. अच्छा, अब जब मैं टेम्परेचर को डबल कर दूंगा, मैंने टेम्परेचर कर दिया T2 कर दिया 2Y, पता है 2Y डबल कर दिया. जब इसको Y से 2Y करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? Y से 2Y कर रहा हूं. किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं. और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो अगर टेम्परेचर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? V2 भी क्या हो जाएगा? पहले X था ना, ये X नहीं रहेगा. अब कितना हो जाएगा? 2X. 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, तो ये X से क्या हो जाएगा? 2X हो जाएगा. ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. अगर आप टेम्परेचर को Y से 2Y करोगे, टेम्परेचर को डबल करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. जब टेम्परेचर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. अब आपके पास क्या रह जाएगा? व्हाट इज V2 ओवर T2? V2 ओवर T2 2X ओवर 2Y. तो 2 का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर तो कांस्टेंट आएगा. तो V1 ओवर T1 भी किसके इक्वल था? X ओवर Y. V1 ओवर T1 X ओवर Y था. आपने क्या किया? टेम्परेचर को Y से 2Y कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो वॉल्यूम भी X से 2X हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ऊपर और नीचे जब सेम चीजें मल्टीप्लाई होंगी उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. तो V1 ओवर T1 भी X और Y के इक्वल है, V2 ओवर T2 भी X और Y के इक्वल है. तो हम कह सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. दिस इज चॉल्स लॉ. दिस इज चॉल्स लॉ. V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. बट टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स. नोट आपने लिखा है ना साइड पे, नहीं लिखा तो लिख लें. जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है, योर टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स. टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स. टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? सेल्सियस को 273 ऐड करके. अच्छा भैया, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने लिख लिया होगा. ये
नेक्स्ट बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो मैंने ग्राफ बनाया, मुझे पता है जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं उनका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे लिया वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया सेल्सियस में लिया, तो मेरा ग्राफ पता कैसे बना, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। जब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रीडिंग ली तो मेरा ग्राफ कैसे बना, बेस्ट स्ट्रेट लाइन न्यू बना। ये तो ओरिजिन से गुजर ही नहीं रहा भाई, इसका मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो ना, स्ट्रेट लाइन तो है, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनका ग्राफ ओरिजिन से गुजरता है, ये ओरिजिन से नहीं गुजर रहा। इसका मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर सेल्सियस में है। अच्छा, मैंने क्या किया, इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया, डॉटेड लाइन पीछे ड्रॉ की। ये टू द स्केल नहीं बनाया हुआ, तो देखा ये कहां पे कट करता है, स्ट्रेट लाइन कहां पे कट करती है, तो मैंने देखा ये कट कर रहा है -273 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, एक नया स्केल बना लिया और इसको मैंने 0 एज्यूम कर लिया, एक नया स्केल बना लिया। क्या मतलब, मैंने यहां पे दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट अगेन, और यहां पे क्या ले लिया, वॉल्यूम, यहां पे क्या ले लिया, टेम्परेचर, और मैंने इसको 0 एज्यूम कर लिया। इसको 0 कैसे एज्यूम कर सकते हैं, जब आप इसमें -273 में प्लस कर दे 273 तो ये 0 बन जाएगा ना। और इस स्केल का नाम मैंने हर सेल्सियस की वैल्यू में 273 ऐड करके एक नया स्केल बना लिया, केल्विन स्केल बना लिया। अब केल्विन स्केल का क्या हुआ, जब इसमें -273 में प्लस 273 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब मेरा ग्राफ कैसा बना, अब जब मैंने ग्राफ बनाया तो मेरा ग्राफ ये यूं बना, ये ओरिजिन से गुजर है, और इसको मैंने बोला 0 केल्विन। ये बेसिकली क्या है, ये चीज है। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं, इस टेम्परेचर को बोलते हैं, व्हाट इज दिस टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो, इसको बोला एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर का नाम रख लिया एब्सोल्यूट जीरो। कि लॉर्ड केल्विन सब साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरा एक्सिस उठा के यहां रख लिया, अपना ये वाई एक्सिस को उठा के यहां पे रख लिया। अब यहां पे रखने के लिए इसको 0 होना चाहिए, तो -273 0 कब होगी, जब उसमें 273 ऐड हो जाएगा। तो उसने एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करवा लिया, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल कब बनता है, जब सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। भाई आपने इसको ओरिजिन से पास करना है तो यहां पे 0 आना चाहिए। अब ये तो 0 नहीं है, अब ये टर्म 0 कब बनेगी, जब 273 ऐड होगा। तो जब 273 ऐड किया तो ये 0 बन गया, और इसका नाम लगती है एब्सोल्यूट जीरो। क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन है 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो। बेटा ये जो टेम्परेचर है ना, इस वेरी, बल्कि नियरली इम्पॉसिबल टू अचीव। हम 0 केल्विन तक नहीं पहुंचे, जब तक मैं बड़ा था उस वक्त तो नहीं पहुंचे, नई रिसर्च पे शायद पहुंच गए हूं, 0.15 केल्विन तक पहुंचे थे। क्यों, क्योंकि ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे एटॉमिक मोशन सीज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना, टेम्परेचर करो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहती है, स्लो होते रहते हैं, स्लो होते रहते हैं। जब ये टेम्परेचर आएगा तो एटम्स रुक जाएंगे। अच्छा, एटम रुक तो सकते हैं, उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो सकती है, लेकिन रोटेशनल 0 शायद नहीं हो सकती। तो जब रोटेशनल 0 नहीं हो सकती तो हम कहते हैं ये टेम्परेचर अचीव करना नामुमकिन है, ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। ऐसा टेम्परेचर जो हाइपोथेसिस में है, प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो? It is a hypothetical temperature at which all molecular or atomic motion will cease, will stop. It is a hypothetical temperature, लिख देते हैं। It is the hypothetical temperature at which all atomic / molecular motion will stop, will cease और stop हो जाएगी। It is a hypothetical temperature at which all molecular motion will stop, will cease हो जाएगी। Absolute zero temperature। अब ये 0 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब, जब ये क्या है, इन केल्विन। यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर अपने ये ओरिजिन से नहीं गुजरा।
तो प्लीज कॉपी कर लें, लिख लें। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ऐसा ग्राफ बनेगा। प्लीज हरी अप। हम पढ़े चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड मास एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन आ गया यार, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल तेज हो जाएंगे ना, मॉलिक्यूल तेज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल तेज हो जाएंगे, क्या वो जोर से टकरे नहीं मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। तो फिर प्रेशर बढ़ना चाहिए। यस, प्रेशर तो बढ़ना चाहिए। तो प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखते हैं हम? पता क्या करते हैं, पिस्टन को फिक्स नहीं करते, पिस्टन मूवेबल होता है। अगर अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना तो पिस्टन खुद ही ऊपर हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर दोबारा उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। क्या मतलब? दोबारा बताता हूं, देखो ये प्लीज कॉपी कर लिया आपने। एक्सप्लेनेशन क्या है, लिखते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, atoms / molecules increases, their speed increases, they collide with the piston, collide with piston or walls of container, walls of container forcefully, अच्छा फिर द पिस्टन इज फ्रीली मूवेबल। इस तरह प्रेशर केप्ट कांस्टेंट रखते हैं। पिस्टन इज फ्रीली मूवेबल। अभी समझाता हूं, पहले लिख लें प्लीज। पिस्टन इज फ्रीली मूवेबल, क्यों? टू कीप प्रेशर कांस्टेंट, टू कीप pressure constant. Piston is freely movable, so piston moves upwards, piston moves outwards कहना चाहिए, outwards. Now volume, तब क्या होगा? piston moves upwards, so क्या होगा? Volume increases. तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्लीज कॉपी करें। अभी समझाता हूं मैं आपको, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। इस पे एक दो चीजें डाउटफुल हैं जो आराम से समझ में नहीं आती। प्लीज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम्स एनर्जी गेन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं लिखी? अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन नहीं लिखी, दोबारा लिखाऊं? देख लें ईमानबाजी, देख लें जल्दी से। It is a hypothetical temperature at which all atomic motion will stop. Please लिख लें डेफिनेशन। सॉरी फॉर दैट, मैं तेज चला गया। जल्दी से मेरा बेटा लिख लें, जल्दी से, तेज तेज करना है, खत्म करना है इसको भी। हम पढ़ रहे हैं गैस लॉज, और गैस लॉज में पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन मास भी कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। मास कैसे कांस्टेंट रखेंगे? तो भाई पिस्टन में सील्ड होगा, जो आपका सिलेंडर होगा, जो कंटेनर होगा वो सील्ड होगा, ना गैस अंदर आ सकेगी ना बाहर जा सकेगी। और प्रेशर कैसे कब कांस्टेंट रखेंगे? जो आपका कंटेनर है इट इज फ्री टू एक्सपेंड। अगर इस पे पिस्टन लगा है तो पिस्टन इज फ्रीली मूवेबल। ओके बेटा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन। ये क्या है? ये एक्सप्लेनेशन है टेम्परेचर के बढ़ने से। एक्सप्लेनेशन, when temperature increases, average kinetic energy of atom or molecule increases, the speed of atoms, ये speed of किसकी? speed of atoms और molecules बढ़ जाती है। collide with the piston और walls of container forcefully, ज्यादा फोर्स से collide करती हैं। piston is freely movable, क्यों movable है? to keep the pressure constant, ताकि pressure constant रहे। piston moves outwards, now the volume increases. हरी बेटा, हरी प्लीज, हरी अप। कॉपी करें तो बताएं।
अप एरो का मतलब इंक्रीजेस, एग्जाम में पूरा लिखना है आपने, अच्छा एरोज नहीं डाल देने आपने, अप एरो डाउन एरो, एग्जाम में पूरा लिखेंगे प्लीज। कॉपीड, गुड। अच्छा बेटा मुझे सोच के बताएं जरा, और बच्चे भी कॉपी करने को रह ना गया हो। When the temperature increases, the average kinetic energy of atom or molecules increases, speed increases, collide with the piston or walls of container forcefully. जी बेटा, सबने कॉपी कर लिया? नो। अच्छा भाई, ये मैं कंटेनर बना रहा हूं एक, ये कंटेनर, वही कंटेनर दोबारा बना रहा हूं। अच्छा भाई, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, फ्रीली मूवेबल पिस्टन, ये पिस्टन है, ये फ्रीली, प्लीज ड्रॉ करें, मूवेबल पिस्टन। अच्छा, यहां पे टेम्परेचर है T1 और ये वॉल्यूम है V1, यहां पे टेम्परेचर है T2 और ये वॉल्यूम है V2। ऑब्वियसली T2 इज ग्रेटर देन T1, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। इधर भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, ये गैस मॉलिक्यूल्स, यहां भी गैस मॉलिक्यूल्स है। अच्छा भी आपने मुझे बताना है, बल्कि आपने मुझे बताना, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है तो मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने पूछना था। अच्छा, यहां पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, ओहो, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। अच्छा, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2। प्रेशर, इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2। सुन ले, एक मिनट बताता हूं। यहां पे मॉलिक्यूल की स्पीड, इतना दूर क्यों चला गया मतलब में, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल V1, स्मॉल V2, स्पीड। अच्छा, फिर एक और चीज रहेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स, यहां पर N1, यहां पर N2। अब मुझे जरा रिलेशन बता दें इनमें, T1 और T2 में कौन बड़ा है? तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर कम होगा, तो हमें पता है ये ग्रेटर देन आएगा। ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर है, वॉल्यूम तो नजर ही आ रहा है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो V ये सही है। फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? आपने कहा जी फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। भाई बाहर का प्रेशर अंदर के इक्वल होगा, बाहर कौन सा प्रेशर है? अगर फ्रीली मूवेबल पिस्टन है तो यहां पे कौन सा प्रेशर है? यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे भी कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ पिस्टन। पिस्टन वही है, चले पिस्टन का वेट निग्लिजिबल है, तो यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब पिस्टन रुका हुआ है ना, इसका मतलब जितना बाहर का प्रेशर है उतना अंदर का प्रेशर होगा, तो अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, यहां भी अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो यहां का प्रेशर P1, यहां का प्रेशर P2, क्या रिलेशन है? इक्वल है जनाब। पिस्टन फ्रीली मूवेबल है बेटा, फिक्स पिस्टन नहीं है, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है। तो क्या होगा, अगर यहां पे टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, पिस्टन के ऊपर जाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स को कोई फर्क पड़ेगा, जिससे प्रेशर दोबारा उतना ही हो जाएगा। ये मैंने पूछा है आपसे इसलिए चेंज कर रहा हूं। अच्छा, स्पीड, ये V स्पीड है, मैंने बहुत दूर लिख दिया, यहां पे लिखता हूं ये स्पीड। स्पीड, अब बताओ V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है? यहां पे स्पीड ज्यादा है कि यहां पे स्पीड ज्यादा है? सोच के बताएं। यहां का टेम्परेचर कम है, यहां का टेम्परेचर ज्यादा है, तो कहां पे स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। व्हाट इज टेम्परेचर? द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मुझे पता है यहां की स्पीड कम है और वहां की स्पीड ज्यादा है। नंबर ऑफ कोलिजन्स,
क्या N1 और N2 इसके कोलिजन्स N1, इसके कोलिजन्स N2, क्या दोनों कोलिजन्स इक्वल हैं? इसके कोलिजन ज्यादा हैं कि इसके कोलिजन ज्यादा हैं कि इसके कोलिजन ज्यादा हैं? अब बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2? आई वांट योर कमेंट। अक्सर बच्चे यहां पे गलती करते हैं। प्रेशर सेम है दोनों का, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, बताएं किसके कोलिजन ज्यादा हैं? जल्दी से बताएं, N1 ज्यादा है कि N2 ज्यादा है? T2 हैज मोर स्पीड। गुड अमित, मुझे स्पीड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ कोलिजन्स। N1 ज्यादा है कि N2 ज्यादा है? N1 ज्यादा है कि N2 ज्यादा है? जल्दी से बताएं, N1 ज्यादा है कि N2 ज्यादा है? कोई आंसर नहीं दे रहा अभी तक मुझे। नंबर ऑफ कोलिजन्स कहां पे ज्यादा है? अमल तारिक, N1 इज मोर। जैनब क्या कह रही है? N1। जैनब खान भी N1। बोथ आर इक्वल। अमित सोच लो। ईमान वकास कह रही है N2 मोर। स्पीड तो ऑब्वियसली यहां पे ज्यादा है। पहले 3-4 बच्चों ने, बेटा जरा गौर से सुन, सोचते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम है, ये बात तो क्लियर है। प्रेशर तो सेम है। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कोलिजन पे और फोर्स ऑफ कोलिजन पे, है ना? अच्छा, अब फोर्स ऑफ कोलिजन स्पीड पे डिपेंड करती है। यहां पे कोलिजन लेस फोर्सफुल है, यहां पे कोलिजन क्या है? लेस फोर्सफुल, क्योंकि स्पीड जो कम है, स्पीड कम है ना, लेस फोर्सफुल कोलिजन है। यहां पे क्या है? स्पीड ज्यादा है, तो कोलिजन जो है ना फोर्सफुल कोलिजन है, फोर्सफुल कोलिजन है। यहां पे फोर्सफुल कोलिजन है। ओके, अगर तो दोनों के कोलिजन्स इक्वल हो जाएं, अमित आप कह रहे हो ना कि दोनों के कोलिजन्स इक्वल होंगे, अगर दोनों के कोलिजन्स इक्वल हो जाएं, इसके भी 100 कोलिजन्स हो रहे हैं एक सेकंड में, इसके भी 100 कोलिजन्स हो रहे हैं, इसके 100 कोलिजन लेस फोर्सफुल हो रहे हैं, इसके 100 कोलिजन्स मोर फोर्सफुल हो रहे हैं, तो फिर प्रेशर इक्वल कैसे होगा? अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स दोनों की इक्वल हैं, फोर्स ऑफ कोलिजन यहां पे ज्यादा है, तो फिर जब यहां पे फोर्स ऑफ कोलिजन ज्यादा है तो फिर इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। भाई देखो ना, आप कह रहे हो ना नंबर ऑफ कोलिजन सेम है। ओके, अगर मैं कह दूं नहीं इसके कोलिजन ज्यादा है, N2 ज्यादा है, तो इसके फोर्स भी ज्यादा है, इसके कोलिजन भी ज्यादा है, तो फिर तो इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर दोनों का इक्वल है, तो हो क्या रहा है? यहां पे स्पीड कम है, लेस फोर्सफुल कोलिजन है, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा है। यहां पे N1 ज्यादा है, देखो लेस फोर्सफुल मोर कोलिजन्स, यहां पे लेस फोर्सफुल मोर कोलिजन्स हो रहे हैं, और यहां पे क्या हो रहा है? मोर फोर्सफुल लेस कोलिजन्स। कोलिजन लेस क्यों हुए हैं बेटा? वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया ना, उससे कोलिजन्स लेस हो गए हैं। तो यहां पे स्पीड चाहे ज्यादा है, बेटा मेरी बात सुनो ना, ये यहां पे स्पीड कम है, यहां पे स्पीड ज्यादा है, ये तो पता है आपको। ओके, मैं कह रहा हूं प्रेशर सेम है। अब प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड करता है। स्पीड तो यहां पे ज्यादा है, अगर कोलिजन भी यहां पे इक्वल होंगे तो यहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और यहां पे कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे स्पीड ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स कम है, कॉम्पेंसेट हो गया। यहां पे स्पीड कम है लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कहां पे ज्यादा है? ये ज्यादा है। N1 इज ग्रेटर देन N2। अमल ने सही आंसर दिया, जैनब ने सही आंसर दिया, शाबाश, वेल डन बेटा। यहां पे कोलिजन ज्यादा है, यहां पे कोलिजन ज्यादा है, यहां पे क्या है? लेस फोर्सफुल मोर कोलिजन्स। यहां पे क्या है? यहां लिख देता हूं मैं, लेस फोर्सफुल मोर कोलिजन्स, और यहां पे क्या है? मोर फोर्सफुल लेस कोलिजन। ये गंदा गंदा जो लिखा है उसको मिटा दूं, यहां पे है मोर फोर्सफुल लेस कोलिजन्स, मोर फोर्सफुल लेस कोलिजन्स। वॉल्यूम बढ़ने से कोलिजन्स कम हो गए हैं। भाई प्रेशर इक्वल है तो ऐसा होगा, प्रेशर हाँ, अगर मैं कहता यहां पे प्रेशर भी ज्यादा है, फिर आप कह देते कि यहां पे कोलिजन भी ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है। तो बेटा ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द चार्ल्स लॉ। ये आपने कॉपी कर लिया? जल्दी से कॉपी कर लें। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई चार्ल्स लॉ, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई चार्ल्स लॉ पढ़ने लगे हम, जल्दी से प्लीज कॉपी करें। आई थिंक कॉपीड, ये लिखना है बस आपने, बाकी तो लिख लिया आपने।
ये भी ओके बेटा। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई चॉल्स लॉ। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई चॉल्स लॉ। क्या है चॉल्स लॉ? वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैंने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। किस किस का ग्राफ बनाना है? यहां पे वॉल्यूम ले लिया, यहां पे टेम्परेचर, चलिए मैं सेल्सियस में ले लेता हूं। टेम्परेचर मैंने सेल्सियस में ले लिया, और अगर मेरा ग्राफ यूं बने और पीछे पास करूं तो ये -273 पे गुजरेगा तो ये प्रूव हो जाएगा। मुझे ये ग्राफ बना के चेक करना है, क्या स्ट्रेट लाइन बनती है, और उसको एक्स्ट्रापुलेट करें, पीछे स्ट्रेट ड्रॉ करें, क्या वो -273 डिग्री सेल्सियस पे जाती है कि नहीं जाती। मुझे ये ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास वैल्यूज होनी चाहिए, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की। मेरे पास टेबल होना चाहिए 0 डिग्री पे, मतलब T1 V1 टेम्परेचर की वैल्यूज और वॉल्यूम की वैल्यूज। क्या क्या होना चाहिए मेरे पास? T1 होना चाहिए, V1 होना चाहिए, T2 होना चाहिए, V2 होना चाहिए, T3 होना चाहिए, V3 एंड सो ऑन। तो बेटा अब मुझे फ्रीली मूवेबल पिस्टन चाहिए, एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसका फ्रीली मूवेबल पिस्टन हो। तो फ्रीली मूवेबल पिस्टन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि थोड़ी बहुत ही फ्रिक्शन तो होती है ना, अगर आप उसका पिस्टन का वेट भी होता है। आइडियल पिस्टन चाहिए। तो मैंने पता क्या किया, मैंने ये फ्रीली मूवेबल पिस्टन के लिए एक पतली सी ट्यूब ली, पतली सी कैपिलरी ट्यूब की तरह की, और थोड़ा नीचे ड्रॉ करो उसको। इसके अंदर एयर को पता कैसे ट्रैप किया? मैंने यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप डाल दिया। ये क्या है? अ ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. It will act like a piston. It will act like an ideal piston. हाँ जी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप यूज किया है। इसके एक और भी फायदा है, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है ड्राई एयर के ऊपर। ये ड्राई एयर है, ड्राई एयर, एयर के अंदर नमी होगी तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। एयर को ड्राई करने के लिए ये तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी मॉइस्चर से बहुत ज्यादा एफिनिटी है, एफिनिटी में मोहब्बत है इसकी। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस ट्यूब के अंदर मैंने एयर को ट्रैप किया, पिस्टन की तरह एक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं लेंथ भी मेजर कर सकता हूं, या चलें इसके ऊपर वॉल्यूम कैलिब्रेशन हुई हुई है। यहां पे वॉल्यूम कैलिब्रेशन हुई हुई है, इसके ऊपर वॉल्यूम कैलिब्रेशन हुई हुई है। आप लेंथ भी ले सकते हैं, लेंथ वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। ये वॉल्यूम कैलिब्रेशन हुई हुई है, इसके ऊपर वॉल्यूम कैलिब्रेशन हुई हुई है। हीट अप करने के लिए क्या करूंगा? हीट अप करने के लिए वाटर बाथ चूज करूंगा। अब मुझे थर्मोमीटर चाहिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अपरेटस की डायग्राम बना लें प्लीज। थर्मोमीटर, साथ में स्टीयरिंग करनी है, स्टीरर चाहिए, स्टीरर चमचा जो है, स्टीरर। और क्या चाहिए? टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम यहां से आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या डालूंगा? प्योर मेल्टिंग आइस 0 डिग्री पे स्टार्ट करना है इनिशियली। कोल्ड वाटर डाल दिया, चले 0 डिग्री है। अच्छा, फिर बर्नर भी बना देते हैं, बर्नर। बर्नर ये वाटर है, ये बीकर है, स्टीरर है। बीकर ऑब्वियसली स्टैंड पे पड़ा हुआ है, हवा में नहीं। अच्छा, इसे कैसे रखा हुआ है आपने? स्टैंड पे पड़ा हुआ है जी जनाब। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मेजर एंड रिकॉर्ड T1 एंड V1। T1 V1 रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले सुन लें, ड्रॉ भी करते रहें, सुनते भी रहें। यहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, यहां पे वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लेंगे। T1 की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई 0 डिग्री के ऊपर। अच्छा, फिर क्या करेंगे? अब पहले मेल्टिंग आइस डालिए। अब बर्नर को ऑन करेंगे, टर्न ऑन द बर्नर
एंड स्टार्ट स्टीयरिंग स्टार्ट कर देंगे, बर्नर ऑन कर देंगे ताकि यूनिफॉर्मली हीट अप हो। अच्छा, फिर जैसे ही टेम्परेचर यहां पे 9 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, चलिए 10 डिग्री होगा तो हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे, तो T2 आ जाएगा, V2 आ जाएगा, 10 डिग्री पे ये रिकॉर्ड कर लेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर 20 डिग्री पे ले लेंगे, फिर 30 डिग्री पे ले लेंगे, एज सो ऑन अंटिल 100 डिग्री आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, अगर ग्राफ ऐसा मिलेगा तो रिलेशन वेरीफाई होगा। इज इट क्लियर टू यू? वेरी सिंपल। तो ये लिखना है, डायग्राम बना ली है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर, मेजर V1 एंड T1। कहां पे लिखूं? अगले स्क्रीन पे, जल्दी से कॉपी कर लो, डायग्राम बना लो। बेटा थोड़ा फास्ट चलेंगे, टाइम बताओ, अगला भी पढ़ना है, हो जाएगा। हाँ जी मेरा बेटा, थोड़ा फास्ट चलेंगे प्लीज। डन। ज़ैनब बाजी शाबाश, आप माशाल्लाह तेज हैं। मैंने एकेडमी वालों को कहा है कि हमारी लास्ट क्लास फिजिक्स की करें, उन्होंने कर दी है। अब मेरे ख्याल से मेरे क्लास के बाद आपकी कोई क्लास नहीं है, तो आप आराम से सर तौसीफ की क्लासेस ले सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो पढ़ाने हैं ना, मेरे ख्याल से मोमेंट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं है कि मैं प्रेशर और वर्क एनर्जी इन पावर के लेक्चर्स अपलोड कर दूं आपके ग्रुप में। ठीक है, आपके ग्रुप में करूँ, यहीं पे कर दूं, यहीं पे कर दूंगा, आपका जो चल रहा है ग्रुप, इसी ग्रुप में, जो स्कूल वाले बच्चे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रेशर के और वर्क एनर्जी इन पावर के लेक्चर्स जो हैं मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं, और आप वो भी सुनते रहें ताकि आपका सारा चीजें कवर हो जाए। ठीक है, देख लीजिएगा, फिर ये ना हो देखिए ना गंदे बच्चों की तरह। आता है आपको, बहुत लाइक है माशाल्लाह, लेकिन लेक्चर देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। आप तेज करके भी देख सकते हैं, बोर हो रहे होते हैं ना, तो लेक्चर की स्पीड कर दिया करें 200 टाइम्स, 2 टाइम्स। वैसे मेरा जरा, क्योंकि मैं बोलता तेज हूं तो 200 टाइम्स ज्यादा तेज हो जाएगा, 150 टाइम्स, 1.5 टाइम्स स्पीड करके देख सकते हैं। कॉपीड? अच्छा भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं ये मिटा रहा हूं, तुमने कॉपी कर लिया ना, ये मैं लेबलिंग मिटा देता हूं, तो यहीं पे लिख लेते हैं। लेबलिंग मिटा रहा हूं और आप यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर, क्या हो गया, सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन figure, measure and record V1 and T1. Turn on the burner, turn on, turner नहीं है, turn on the burner, start स्टीयरिंग। स्टीयरिंग की स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर दे। उसके बाद क्या है, व्हेन टेम्परेचर रीचेस 10, ये ज्यादातर एटीपी के लिए होता था, अब एटीपी तो शायद ना हो रहा, लेकिन फिर भी कभी कभी आपके पेपर में भी, आपके थ्योरी के पेपर में भी एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। व्हेन टेम्परेचर रीचेस 10 डिग्री सेल्सियस, मेजर एंड रिकॉर्ड, अजान हो रही है, बोलूंगा नहीं।
जी बेटा, if we obtain the graph shown in figure, Charles' law is verified. Charles ठीक है बेटा, तो एक्सपेरिमेंट है तो वेरीफाई द चार्ल्स लॉ। ठीक है, ग्राफ ऐसा बन जाएगा तो चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो गया। जल्दी से कॉपी कर लें, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई चार्ल्स लॉ। बस हमें पता होना चाहिए यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किया है। सल्फ्यूरिक एसिड पिस्टन की तरह एक्ट कर रहा है, एयर को ट्रैप कर लिया। ये ड्राई एयर है ना, ये ड्राई एयर को ट्रैप करने के लिए यूज किया। ड्राई एयर दो काम करेगा, एक तो पिस्टन की तरह एक्ट करेगा और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एयर में नमी को भी अब्सॉर्ब कर लेगा। ये थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करेगा, पता है आपको। प्लीज हरी अब। जी बेटा, जल्दी से लिख लें। कॉपीड और नॉट। अमलबाजी ने कर लिया, शाबाश बेटी। जल्दी से कॉपी कर लें यार, आसान से स्टेप्स हैं। चांसेस थे एटीपी में आने के, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन आ जाता है एक्सपेरिमेंट का तो आपको आना चाहिए। खिजर ने कर लिया, शाबाश बेटा, वेल डन। जल्दी से लिख लें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब हम पढ़ने लगे हैं प्रेशर लॉ। चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, लास्ट पे पढ़ रहे हैं प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ और चार्ल्स लॉ में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है। जहां पे वी आ गया वहां पे प्रेशर आ जाएगा। ग्राफ भी ऐसे ही होंगे, जहां पे वी है वहां पे पी का ग्राफ हो जाएगा, बस सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा सब। प्रेशर लॉ मैं तो लिखवाता भी नहीं होता, बस जहां जहां वी है वहां पे पी रिप्लेस करा देता हूं। इसका फॉर्मूला ना V1/T1, वो बन जाएगा P1/T1। कॉपीड। तो लिखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्टेटमेंट लिख लें। इसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा? मैस एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसमें मैस एंड वॉल्यूम, जो फॉर्मूला में चीजें नहीं आती वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड वॉल्यूम स्टेज कांस्टेंट। लिख रहा हूं, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड mass of gas is directly proportional to absolute temperature provided volume stays constant। जी बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, या P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। प्रेशर लॉ। P/T कांस्टेंट है ना, इसका मतलब P1/T1 भी कांस्टेंट के इक्वल है, P2/T2 भी कांस्टेंट के इक्वल है।
तो आपस में भी इक्वल होंगे। P1 over T1 इज इक्वल टू P2 over T2। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो। हाँ जी बेटा, अगर P1 over T1 की वैल्यू इसके इक्वल है और P2 और T2 की वैल्यू भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल हो गए ना। उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि T1 था X, P1 था Y। जब टेम्परेचर हो जाएगा 2x तो प्रेशर कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहां पे क्या बनेगा P1 over T1, देखो यहां पे बनेगा P1 over T1 y over x, यहां पे बनेगा P2 over T2 क्या बनेगा 2y over 2x। तो 2 का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर तो xy आएगा। तो ये इस तरह आता है जैसे हमने उधर प्रूव किया था। P1 over T1 y over x, P2 over T2 2y over 2x। प्रेशर लॉ, प्लीज हरी अप। जल्दी से कॉपी कर लें। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो बिल्कुल वैसे ही बनता है। यहां पे ले लें हम, क्या ले लें, प्रेशर, और यहां पे ले लें टेम्परेचर सेल्सियस में। तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। पीछे एक्स्ट्रापोलेट करें तो कहां पे कट करेगा, -273 पे, बिल्कुल वही चीज। और अगर हम ग्राफ बनाने किस में, पी में, और प्रेशर और टेम्परेचर केल्विन में ले लें, केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन्स, तो ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा यूं। तो जब भी आपने फॉर्मूला यूज करना है, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स। केल्विन में होगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन बनेगा, सेल्सियस में होगा तो -273 एब्सोल्यूट जीरो पे जाके टच करेगा, बिल्कुल वही चीज। जल्दी से लिख लें, मेरे बताएं कॉपीड और नॉट। ईमान आप ने कर ली कॉपी, ग्राफ भी मेरी बेटी जल्दी से कर ले, शाबाश। अब सोचें, जो काम कर चुके हैं वो सोचें कि टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर क्यों बढ़ेगा। और हम वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रखेंगे। हाँ जी, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है अभी हमने। गुड मेरा बेटा, कर लिया कॉपी। हाँ जी, तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या, एक्सप्लेनेशन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इंक्रीजेस, their speed increases, or collisions become forceful, collisions become forceful, or as volume is fixed, तो फिर क्या होगा, therefore, 3 डॉट्स का मतलब therefore नंबर ऑफ कोलिजन ऑल्सो इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज्यादा हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। कोलिजन्स फोर्सफुल भी हो गए, कोलिजन ज्यादा भी हो गए, तो प्रेशर ज्यादा हो गया।
जी जैनब, शाबाश मेरी बेटी, जबरदस्त। बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज एंड फोर्स ऑफ कोलिजन, दोनों चीजें बढ़ रही है ना। फोर्स ऑफ कोलिजन भी बढ़ रही है क्योंकि स्पीड तेज हो गई है, और नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ रहे हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, वेल डन, आ गए आप लोग, जबरदस्त। जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब हमने इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जल्दी से। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द बॉयल्स सॉरी प्रेशर लॉ, बहुत आसान है, तो बच्चों वाला है, 1 मिनट में हो जाएगा। जी मेरा बेटा कॉपी इट, सब बेटे बेटियों ने लिख लिया। जल्दी से मेरा बेटा, जल्दी से, फास्ट। गुड जैनब आपी, गुड ईमान। बाकी बच्चे भी बताया करें मुझे यार, ये ना वो पीछे रह जाते हैं और हम आगे चले जाते हैं। हाँ जी, ओके, इसको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई प्रेशर लॉ, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई प्रेशर लॉ। क्या करना चाहिए मुझे? वही काम करना है, ग्राफ बनाना है। अगर प्रेशर लॉ को वेरीफाई करना है, प्रेशर में और टेम्परेचर, चले सेल्सियस में ही ले लेते हैं, ग्राफ ऐसा बने और पीछे एक्सटेंड करें तो -273 पे कट करे तो भाई वेरीफाई हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल में वैल्यूज चाहिए। हमें क्या चाहिए? टी और पी की वैल्यूज चाहिए। T1 P1, T2 P2, T3 P3, ये वैल्यूज चाहिए ना। ये वैल्यूज आएंगी, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, प्रेशर लॉ वेरीफाई हो गया। प्रेशर लॉ क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बट टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, मतलब P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो क्या करें? अपरेटस सेट करते हैं जी। ये राउंड बॉटम फ्लास्क ले ली, यहां पे लगा लिया प्रेशर मीटर, प्रेशर गेज, इसको ग्रीस सील्ड कर दिया, सील्ड कर दिया, बिल्कुल सील्ड। अच्छा भाई, गर्म कैसे करना है? अगेन वाटर बाथ में डाल के, पानी है, साथ स्टेरर होगा, साथ थर्मोमीटर होगा, नीचे स्टैंड, पहले कोल्ड वाटर होगा, बाद में बर्नर ऑन करेंगे, वही सेम एक्सपेरिमेंट। प्लीज लेबल करें डायग्राम को। ये ड्राई एयर है जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये वाटर है, इनिशियली ये क्रश्ड आइस है, ये प्रेशर मीटर है, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, स्टिरर है, स्टिरर, ये थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। क्या करेंगे जी? पहले कोल्ड वाटर डाला हुआ, यहां पे प्योर मेल्टिंग आइस पड़ी हुई है, 5-6 मिनट 10 मिनट तक पड़ा रहने देंगे, और यहां पे प्रेशर रीडिंग ले लेंगे। क्या आ जाएगी? T1 पे P1 आ जाएगा, T1 पे P1 आ गया। फिर क्या करेंगे? बर्नर ऑन करेंगे, स्टिरिंग स्टार्ट कर देंगे। जब यहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आएगा तो दोबारा पी ले लेंगे। फिर एवरी 10 डिग्री राइज पे आप प्रेशर लेते रहेंगे और बाद में ग्राफ बना लेंगे। ऐसा बन गया तो वेरीफाई हो गया। लिख रहे हैं हम लोग, अब भी कॉपी कर लें जल्दी जल्दी। पहला स्टेप क्या है? सेट द apparatus as shown in figure। सेट द apparatus as shown in figure। measure and record
मेजर एंड रिकॉर्ड याद कर लें, खाली मेजर नहीं लिखेंगे, मेजर एंड रिकॉर्ड P1 एंड T1 प्रेशर एंड टेम्परेचर। फिर क्या करेंगे, टर्न ऑन द बर्नर, स्टार्ट स्टीयरिंग, वही सब कुछ, टर्न ऑन बर्नर एंड स्टार्ट स्टीयरिंग। when thermometer shows 10 degrees Celsius, again take readings of pressure and temperature, pressure and temperature. Repeat the above step for every 10 degree rise in temperature. Repeat the above steps for every 10 degrees Celsius until we have at least 6 sets of values. Until we have at least 6 sets of values. फिर क्या करेंगे, प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर. If you obtain the graph as shown in figure 2, ये figure 2 है. If we obtain the graph as shown in figure 2, pressure law is confirmed. Pressure law is confirmed. प्लीज कॉपी कर लें बेटा, इन दोनों एक्सपेरिमेंट की सेम, चाहे चार्ल्स लॉ के एक्सपेरिमेंट है चाहे ये वाला है, सेम प्रिकॉशंस है कि जब रीडिंग लेनी है तो पैरेलैक्स एरर नहीं होना चाहिए और रीडिंग फौरन ले लेनी होती है ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो जाए. जैसी टेम्परेचर रीडिंग नहीं वैसी प्रेशर की रीडिंग लेंगे, स्टीयरिंग करते रहेंगे, पहले कोल्ड पे करेंगे और ये प्रॉपर सील्ड होनी चाहिए. प्लीज कॉपी कर लें. दिस इज प्रेशर लॉ. ये हमने गैस लॉस पढ़ ली है मेरा बेटा. नेक्स्ट आर्टिकल होगा इंशाल्लाह ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हम पढ़ेंगे 4 वेज ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एवापोरेशन, और उसके बाद हीट कैलकुलेशंस आ जाएंगी, स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट. तो ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हो गया. ये थोड़ा तेज पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम पता है आपको कम है, तेज पढ़ रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. ठीक है मेरा बेटा, प्लीज कॉपी कर लें, आसान है बिल्कुल, मुश्किल नहीं है. ठीक है जी, कॉपी करते रहिएगा, मैं रिमूव नहीं कर रहा. थैंक यू स्टूडेंट्स.